तो अभी अफगान पॉलिसी का चूंकि जिक्र हुआ, तो आज जनरल बाजवा साहब भी मिले हैं अफगान सहाफियों से। इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि आप जो अमन के दुश्मन हैं उनको बेनकाब करें। और आपके ख्याल से ये जो मुलाकात है, इसका कोई असर होगा, कोई इसका मुस्बत जो पाकिस्तान का एक के ऊपर एक इल्जाम दिया जाता है अफगान पब्लिक ओपिनियन में, उसमें कुछ कमी वाकई होगी? आप इस पे थोड़ा सा तबसरा करें। देखिए, यहाँ तक अफगानिस्तान का इशू है, मैं समझता हूँ अमेरिका ने एक साजिश के तहत फैसला किया यकदम इस तरह जाने का। उसको पता था कि जो उसने फौज तैयार की है वो बहुत कमजोर फौज है, वो रेजिस्टेंस का मुकाबला नहीं कर सकती। उसको इस बात का भी इल्म है कि जो गनी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे दिखावे की गवर्नमेंट है, उसका काबुल से बाहर कोई इन्फ्लुएंस नहीं। अब मुझे जो खतरा है वो ये कि अगर ये जंग बढ़ती है तो फिर ये जो पख्तून है ये अपनी हिस्से की जंग लड़ेंगे, और उज़्बेक, ताजिक, हजारा जो दूसरे हैं वो अपनी जंग लड़ेंगे। तो सूडान अगर तकसीम हो सकता है तो अफगानिस्तान भी तकसीम हो सकता है। और जो खिते में ताकतें बैठी हैं, रशिया या चाइना या पाकिस्तान या ईरान, अब देखिए ना चाइनीज काफरों के साथ उन उलमाए कराम की मीटिंग जो हैं वो कितनी अहम है। तो इसका मतलब कोई असूल की बात तो नहीं है। सही। अगर उनके लिए असूल की बात नहीं है तो ये जंग जो स्पिन बुलदाग से लेके जहां तक पश्तून एरिया है, अगर वहां पे इन्होंने फैलानी है, जिस तरह हमारे सहाफी रोज हमें डराते हैं कि 300 कस्बे उनके हाथ में चले गए, 1100 बंदूकें उनके हाथ में चली गई, तो अगर ये जा रही हैं तो फिर अल्टीमेटली ये मुझे नजर आ रहा है कि खुदा न करे कि अफगानिस्तान की तकसीम ना हो जाए, और अफगानिस्तान की तकसीम पाकिस्तान की आईनी ढांचे को भी मुतासर करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह न करे कि ऐसा हो। जी, अल्लाह ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो उसका बराह रास्त असर हम पर होगा। अभी भी जो कुछ वहां पे हो रहा है और जो होगा, उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे होगा। देखो यार मेरे दोस्त, मैं गया हूँ, जब मैं ये वॉर हो रही थी तो वली खान मरूम ने मुझे मौका दिया, अपने एक आदमी के साथ भेजा, और मैं उर्दू सहाफत में पहला सहाफी हूँ जिसने वॉर को रिपोर्ट किया उर्दू अखबार जंग के लिए, वरना ये काम अंग्रेजी लोगों का है। इंग्लिश में ये बादशाह कवर की जाती है और वही सूट करती है यूरोपियन मालिक के एम्बेसडर्स को। लेकिन मैंने जंग की तरफ से किया, और जंग के 2 एडिशन, संडे एडिशन, मतलब 40-50 सफों के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट हमने एक दी थी। मैंने उस वक्त ये महसूस किया था कि हम तो इतने मुसीबत में हैं कि वो जहां से चाहे नीचे आ सकते हैं, और बिल्कुल हर जगह तो आप सुरंगें नहीं बना सकते। और बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अजीब बात की है, उसने कहा कि ये पश्तून की जंग है। जब आप इसको बाइफरकेट कर देते हो पश्तून की जंग से, तो माय डियर सर, वहां पे उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ारा है, और भी हैं। सही आप सही। क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी ने और इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अमेरिका को अड्डे देने न देने के बारे में कोई वाजे बयान नहीं दिया, कोई वाजे स्टैंड नहीं लिया। तो दुरुस्त। कैसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीटीआई गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी एंड द पॉसिबल फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पीएमएलएन एंड द पीपल्स पार्टी? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है देन जी। देन बस, तो ये एक यही तो, इसी चीज का तो हम परेशान हैं। सोरवर्दी साहब, आपका भी कमेंट आ जाए इसके ऊपर, मैं सोलगी साहब की तरफ जाता हूँ। जी। देखिए, कौमी सलामती की कमेटी को कौमी असेंबली में अस्करी इदारों ने ब्रीफिंग दी, और अगर वोट को इज्जत दो का नारा कोई हकीकत होता तो आप कह सकते थे कि ये ब्रीफिंग डिफेंस मिनिस्टर थे। सही। क्यों नहीं डिफेंस मिनिस्टर ने दी? पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देना तो डिफेंस मिनिस्टर का काम है। वहां को हसास इदारे के सरबराह के आके ब्रीफिंग देने का तो काम नहीं है, वो डिफेंस मिनिस्टर को दें और डिफेंस मिनिस्टर वहां आके दे दे। लेकिन आपने ली, और जो उन्होंने ब्रीफिंग दी और जो उन्होंने पॉलिसी दी वही आपकी पॉलिसी है, और बिल्कुल। आपने उस पॉलिसी पे लबैक कहा, क्योंकि आपने वहां उन्हें नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। आपने सही। वहां नहीं कहा कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं, आप ये चीज गलत कर रहे हैं, आप यूं ना करें, आप यूं ना करें, आप तालिबान को सपोर्ट ना करें, आप ये ना करें। आप जो उन्होंने कहा सबने उस पर आमीन कहा, किसी ने डिसेंट नोट दिया?
तो अब आप कहें जी कि कोई पॉलिसी नहीं है, अभी पॉलिसी वही है जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। हमने उसको आमीन कहा है सबने, वो इजलास सबकी आमीन लेने के लिए ही तो कराया गया था, और जब उस जी इजलास में सबने आमीन कह दिया तो सबकी वही पॉलिसी है। या तो आप वहां पे खड़े होकर ये कहने की जरूरत रखते हैं कि भैया आप गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ये जंग पाकिस्तान के अंदर ले आएंगे, आप क्यों तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। उस वक्त किसी ने वहां खड़े होकर कहा, सबने कहा वेरी गुड, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज वेरी गुड एंड वी आर विद यू। तो अब मुझे नहीं पता, वो वही स्टैंडर्ड पॉलिसी है। अगर कोई बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता तो वहां हो जाता, वहां को बाइकआउट कर देता, वहां कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा होकर कह देता। तो इसलिए मैं, मेरे नजदीक तो वही पॉलिसी है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टुवर्ड्स अफगानिस्तान पॉलिसी है। और उसमें कोई पाकिस्तान के अंदर जो पीएमएलएन है वो उससे डिविएट नहीं कर रही। लंदन वाली कर रही है तो वो लंदन वालों के अपने स्टेक्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पीएमएलएन मौजूद है या पीपल्स पार्टी मौजूद है वो उससे बिल्कुल डिविएट नहीं कर रही, और उनकी वही पॉलिसी है, और वो उससे बिल्कुल किसी भी तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं कर रहे, साथ खड़े। तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल उसमें कोई बहाम नजर नहीं आता। नहीं। बिल्कुल। तो अपना रजा, जी जनाब। मैं समझता हूँ कि हमें कौमी तौर पे ये मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए था जो ब्रीफिंग मिली है, और क्योंकि हम फैसला कर चुके थे, जब हमने एक्सटेंशन को तस्लीम कर लिया और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वोट दे दिया, तो फिर हमने ये भी तस्लीम कर लिया कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो दुरुस्त हैं। सही। ठीक, बिल्कुल मैं भी इफ्तिखार साहब से मुत्तफिक हूँ इस बात पर। बिल्कुल बिल्कुल तस्लीम कर लिया। और मैं आपको ये बताऊं कि ये बात ठीक है कि फॉरेन पॉलिसी जो है, ये कहा जाता है कि वो सिविलियन क़यादत के हाथ में नहीं होती, मगर बात ये कि उसके ऊपर कोई तैयारी, कोई ऑल्टरनेटिव, कोई मुतबादिल व्यू भी नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत था नवाज शरीफ का, जब वो थे पावर में। रोमी साहब, जी जिस चीज का परिचय ही नहीं होना उसकी तैयारी क्यों करनी है? बिना सवाल इम्तिहान से पूछिए ही नहीं जाना, इट्स नन ऑफ आवर सब्जेक्ट यार, हमने क्यों तैयारी करनी है? तैयारी मैं जरा करेंगे तो आपको, इख्तलाफ हो जाएगा, लेकिन इख्तलाफ होगा तो छुट्टी हो जाएगी, फिर लेकिन पूछते फिरेंगे सोरवर्दी मुझे क्यों साहब, निकाला। लेकिन सोरवर्दी साहब, मैं आपसे बड़ी जो माजरत के साथ या बड़े अदब के साथ ये कहूंगा कि जो एक्सटेंशन की भी पॉलिसी का जिक्र किया, वो भी शहबाज शरीफ की पॉलिसी चल रही थी ना, ये ना भूलें। अगर वो शहबाज शरीफ की पॉलिसी चल रही थी और आप दोबारा कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ की ही पॉलिसी चलनी चाहिए, तो फिर तो आपके सामने क्लियर है कि क्या होगा और क्या क्या देख नहीं लें, होगा। शायद खाकान की भी जमानत हो गई, 11 किलो में राना सना की भी हो गई, एहसन इकबाल साहब की दौरान रिमांड हो गई, और ख्वाजा साद रफीक की भी हो गई, फुआद हसन फुआद की भी हो गई। न्यूज रूम्स के अंदर लिखा होता था कि मरियम नवाज का नाम किसी खबर में नहीं जाएगा, किसी टिकर में नहीं जाएगा, वो फिर लाइव कट्स होने लग गई, उन्हें सियासत की पूरी इजाजत मिल गई। कोई कम बेनिफिट्स तो उसके नहीं हासिल किए आपने। हाँ जी, बेनिफिट्स, अच्छा चले उसमें फिर हाँ, उसकी भी उसमें एक लिस्ट है। फिर मतलब है, वरना वरना अली वजीर की आप क्या जमानत कर नहीं रहे हो हैं? रही, वरना अली वजीर की जमानत नहीं हो रही ना, चले तो चले इसलिए वो फिर वो फिर नहीं ये होनी थी। ये एक फवायद और नुकसानात पे एक अलग हम डिबेट करेंगे। मैं सोलंकी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। अफगान सहाफियों से जो बातचीत है, सोलंकी साहब, आपने दोनों हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। मैं चाहता हूँ आप भी इसके ऊपर कमेंट करें। क्या इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कुछ होगी? देखिए, पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारी सियासी जमातों ने अफगानिस्तान के मसले पर कोई मौक़िफ़ नहीं रखा। ये बात गलत है, क्योंकि ये बात रिपोर्ट हो चुकी है, हर जगह रिपोर्ट हो चुकी है कि जब सियासी जमातों के कायदीन से पूछा गया कि काबुल में अगर अफ़गान तालिबान बज़ोर ताकत कब्ज़ा करते हैं, तो हम उसको उसकी हिमायत करें या मुखालफत करें, तो यक ज़बां होके हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने, पीपल्स पार्टी समेत, कहा कि हमें उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। ये बात सामने आई कि शीरीन मज़ारी ने कहा कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो अफ़गानों का जो मामला है वो जो करें, हमें क्यों इसकी परेशानी हो। तो उनको बताया गया कि नहीं, हम जो भी मौक़िफ़ लेंगे उसके नताइज होंगे। अगर हम हिमायत करेंगे उसके भी नताइज होंगे, अगर हम उसकी मुखालफत करेंगे तो उसके भी नताइज होंगे।
तो हम उसके नताज की हमें मिल्कियत लेनी पड़ेगी, उससे हम हट नहीं सकते। तो ये बात फैक्चुअली गलत है कि सियासी जमातों का इस मसले पर कोई मौक़िफ़ नहीं था। अब ये कि जी हम क्योंकि मुखालफत करेंगे फिर क्या होगा, क्या क्या करना होगा, इस हवाले से कहा गया था कि ईद से पहले एक और सेशन होगा जो कि अभी तक नहीं हुआ, कश्मीर के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं कि जी अमन के दुश्मन जो है उनको बेनकाब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अमन के दुश्मन पाकिस्तान में भी वही हैं, अफगानिस्तान में भी वही हैं। वही दुश्मन है अमन के जिन्होंने पाकिस्तान में 70,000 पाकिस्तानियों का खून बहाया, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सिपाही और फौजी भी शामिल थे। और अमन के दुश्मन वही हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर लाखों लोगों का जिन्होंने कत्लेआम किया है, और जिन जिन इलाकों में अफगान तालिबान ने कब्जा किया है वहां पर क्या हालात हैं, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। अलबत्ता अगर अमन का मतलब कब्रिस्तान की खामोशी है तो उससे बेहतर जो है वो कोई अमन नहीं, उससे ज्यादा फिर आपको वो एक बड़े लीडर ने कहा है कि सुकून जो है वो कब्र में ही मिलता है, तो गालिबन अमन जो है वो फिर कब्रिस्तान में ही होगा। चलिए, फाइनली क्विक कमेंट हो जाए एलएनजी की कीमतों पे। आपने सुकून का तो जिक्र कर दिया, मेरे ख्याल से ये तो ऐसे ऐसे माशाल्लाह नए नए मकूले हमारी जो है वो लुगत में उनका इजाफा हुआ है रोजमर्रा के इस्तेमाल में, कि क्या 5 साल में तो एक पूरी एक नई डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। तो इफ्तिखार साहब, एलएनजी की महंगी एलएनजी खरीदी और अब उस डिक्शनरी का नाम रखेंगे फरहंगे इमरानियात। फरहंगे इमरानियात, जी बिल्कुल। तो इफ्तिखार साहब मुझे ये बताइए, ये इतना महंगा कीमत पे एलएनजी खरीदी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसमें किसका फॉल्ट है। आज बड़े लोगों ने इस पे बात की, पिछली हुकूमत वालों को तो खूब आड़े हाथों लिया गया, इस बार किसी को सजा मिलेगी या किसी की पूछगिछ होगी कि आपने इतनी ताखीर क्यों की, और ये कौमी खजाने को और जारी बात है इम्पैक्ट तो आवाम पे पड़ेगा, कॉस्ट तो आगे ट्रांसफर होती है। तो इसके बारे में जरा कमेंट करें प्लीज। मैं तो सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि ये काम सियासी जमातों का है, उनको स्टडी करके अपना प्रपोजल देनी चाहिए, और शायद खाकान अब्बासी से बेहतर आदमी उनके पास कोई नहीं है, उसको चाहिए थे बात करते, और करेगा, मेरे ख्याल आज यहाँ कल करेगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं ना, ये जो रावी फ्रंट लाहौर में बन रहा है ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मालम डब्बा वाले सब रहोगे, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 90 रुपए फी किलो घी महंगा हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आटा महंगा हो गया, ये भी बड़ी बात है। चीनी महंगी होगी, बड़ी बात। फिर मैं वहीं वापस जाऊंगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं गरीब आदमी और मैं वो उतना पढ़ा लिखा साफी नहीं हूँ, कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़ा हुआ। मैं पढ़ा हूँ सेंट मार्क स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरी सोच वहीं पे आके खत्म हो जाती है कि जनाब, जब सियासी जमातें मेरे साथ मसाइल में नहीं खड़ी होंगी, या उसका हल तजवीज नहीं करेंगी, या उसका मुतबादल नहीं पेश करेंगी, तो मैं क्या करूं? सही है ना। आप एलएनजी की बात करें, मुझे पता है शाहिद इज द बेस्ट मैन टू टॉक अबाउट इट, लेकिन इट इज नॉट ओनली द एलएनजी। देयर आर 101 थिंग्स आर हैपनिंग इन पाकिस्तान। जितनी बुरी गवर्नेंस और जितनी अजीब किस्म की चीजें हो रही हैं, ये सियासी जमातों का काम है। ये सुपरमेसी ऑफ जो होती है ना पार्लियामेंट, या सुपरमेसी ऑफ जो ये क्या कहते हैं वोट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अवाम के राइट्स के लिए फाइट नहीं करते, प्लान नहीं करते, तो फिर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो है, ये नारा तो अच्छा है, नारा बहुत प्यारा है, लेकिन सवाल है इस नारे के अंदर वो चीज नहीं है जो मेरी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आपने बड़ी पते की बात कही है। मेरे ख्याल से इस बात पे गौर नहीं होता, लेकिन इसमें एक मसला आ चुका है। इसमें मसला ये आ गया कि पोलराइजेशन और प्रोपेगेंडा के बाइस आपने शाहिद खाकान अब्बासी का जिक्र किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई जी शऊर शख्स नहीं है जो इस बात की तायद नहीं करेगा कि उन्होंने 1 साल में अपनी सलाहियतों को साबित किया, और बहैसियत वजीर आजम बड़ी मुश्किल हालात में जो हुकूमत की कश्ती है उसको बड़ी महारत से तूफानों से निकाला और चलाया और आगे तक पहुंचाया। जो उनकी कारकर्दगी थी, जो उनकी इस्लाहात थी, जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो काबिल सताइश है। मगर
यहाँ पे प्रोपेगेंडा ऐसा कर दिया गया कि अब चोर चोर होती है। अगर आपने शाहिद खाकान की बात की है, अगर यहाँ पे हमारे कोई और प्यारे दोस्त होते जिनका जो कि बड़े लॉयलिस्ट होते पीटीआई के, तो वो कहते देखो जी तुसी ते चोरां नूं करप्ट की गल्ला कर रहे हो। रजा एक मिनट, मैं किसी की लॉयलिटी की बात नहीं कर रहा, सवाल है सब्जेक्ट है। मतलब एक आदमी जो डॉक्टर है हार्ट का, एक डॉक्टर जो है वो आपके गुर्दों का माहिर है, एक डॉक्टर आपके दिमागी अमराज का माहिर है, और मैं समझता हूँ शाहिद खान अब्बासी जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फील्ड के अंदर, वो उसका एक माहिर है। जो उसके खिलाफ माहिर हैं वो साबित कर दें कि हुकूमत का फैसला सही है, और लेट डिसाइड एंड प्रूव तो फैसला गलत है। लेट देयर बी नेशनल डिबेट। अगर पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा तो लेट देयर बी नेशनल डिबेट, और ये डिबेट प्रेस क्लबों में हो सकती है, ये कन्वेंशनों में हो सकती है, ये कॉन्फ्रेंसेस से हो सकती है, और कुछ तो करें यार। सारा काम तुम्हारे मेरे और सोवर्दी और उसमें छोड़ दिया सुरंगी पे कि हम ही आपस में बहस करा करें और बातें करके घर चले जाया करें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। मुजम्मिल साहब, एलएनजी की खबरें आपने भी देखी होंगी, तशवीशनाक खबर है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि इंतहाई महंगे दामों पर जो है वो खरीद ली गई है। इस पे जरा कमेंट हो जाए। असल में जब नहीं खरीदी थी तो मुल्क में लोड शेडिंग हो रही थी, और फिर हम सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट इतनी नाअहल है कि बिजली नहीं बना सकती, जबकि बिजली के प्लांट मौजूद हैं। उस वक्त भी यही सामने आया था कि गवर्नमेंट ने इन टाइम ऑर्डर नहीं दिए और ऑर्डर्स को लेट किया कि ना ही खरीदनी पड़े। अब सूरत हाल ये है कि एक स्टेज पे जब काम हुई उस वक्त हमने नहीं खरीदी, मिस कैलकुलेट हो गया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कहती है हमारा ख्याल था और गिरेगा। आज मैंने देखा शहबाज गिल का ट्वीट, वो कह रहे थे कि जनवरी 2022 जो हमने नया एग्रीमेंट किया है 10 सेंट वाला, वो जनवरी 2022 से इफेक्टिव होगा। इसका मतलब है कि ये अगर हम आज जुलाई 30 को बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोई प्लान नहीं, और गवर्नमेंट के पास जो एग्रीमेंट, उनके पास सस्ता एग्रीमेंट है वो जनवरी 2022 से है। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2021 तक इस प्रॉब्लम ने चलना है, और इन्होंने कभी नहीं खरीदनी है, और जब खरीदनी है तो महंगी खरीदनी है। अगर इंटरनेशनली सस्ती हो गई तो वो एक अलग बात है, अगर महंगी होती गई तो ये महंगी खरीदने जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। और इनका जो अब इनका एग्रीमेंट है वो जनवरी, जो आज गवर्नमेंट ने ट्वीट किया शहबाज गिल ने, मैंने वो देखा, इसके ऊपर उन्होंने ब्लूमबर्ग की खबर को टैग करके ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि हमने जनवरी 2022 से हम सबसे सस्ती एलएनजी लेके आएंगे, हमारा एग्रीमेंट जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो टेक्निकली वो ये कह रहे थे कि 31/2021 तक अल्लाह हाफ़िज़ है, तो जनवरी 2022 में अब बात कर लेंगे। तो अगर गवर्नमेंट के पास 5 माह का कोई प्लान नहीं है तो फिर ये खबरें तो हर महीने, हर हफ्ते जब भी खरीदा जाएगा तो यही, जब नहीं खरीदेंगे तो लोड शेडिंग हो जाएगी। अब ये इंतजार करेंगे कि थोड़ा सर्दियां आ जाएं और तो ये एसी शेसी बंद हो जाए और लोड कम हो जाए, तो कब, इस वक्त तो चूंकि कैपेसिटी पे चल रहा है सब कुछ, हर सब, मैं भी आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अब ना खरीद के फंस चुकी है, और एलएनजी के साथ इन्होंने सौतेली औलाद वाला सलूक किया है। मतलब मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में ऑरेंज लाइन, एलएनजी, इन जैसे जब प्रोजेक्ट्स को इन्होंने विक्टिमाइज किया है, वो तो बहुत ही ज्यादती हुई है। अब इसके जवाब में एक दलील ये दी जा सकती है कि माजी की हुकूमतें भी ये करती रही हैं, माजी की हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स के साथ, तो ये रवश गलत है। और अगर दलील के जवाब में ये दलील हो कि जी उन्होंने भी गलत किया था लिहाजा हमने भी गलत किया है, तो ये कोई अच्छी दलील तो नहीं है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमें 5 माह, जो मैं आज गवर्नमेंट के मौक़िफ़ से समझाऊं कि अभी 5 माह हमें और महंगी एलएनजी खरीदनी। देखिए जी, बात ये है कि ये उन्होंने जो स्टेट ओन्ड ये है पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड PLL, उन्होंने ये टेंडर जो है पहले वाले 8 कार्गोज के सितंबर और अक्टूबर के लिए कैंसिल कर दिए थे, और कहा था जी कि रेट बड़े हाई हैं, $13, $13.60 है, और वो जी के धांधली होगी, करप्शन हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि जी कीमत गिरेगी तो तब खरीद लांगे। उल्टा ये हो गया कि 2015 के बाद सबसे कीमती और हाई लेवल की एलएनजी जो है वो खरीदना पड़ी है। अब ये मौकफ तो शहबाज गिल साहब का जो भी हो, देखिए उनका तो काम है, वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही वो है, तनख्वाह ही इसी चीज की मिलती है कि हर चीज को वो झुटलाएं, हर चीज को रिजेक्ट करें जो हुकूमत की फेवर में नहीं जाती।
बहरहाल सोलंकी साहब आपका कमेंट। मैंने तो उनकी खबर, उनके ट्वीट में से भी आपको बताया कि खबर यही है कि 5 महीने फिक्र करना करो, कोई इंतजाम नहीं 5 महीने। हाँ जी, शहबाज गिल जो है ना, उनकी जो पूरी महारत है वो स्पिन करने में है। वो बचपन में हम वो लट्टू से खेलते थे ना, कोई लट्टू इतना तेजी के साथ नहीं वो घूमता जितना शहबाज गिल जो है वो चीजों को घुमाते हैं। लेकिन मुझे डर ये लगता है कि वो जितनी तेजी के साथ स्पिन करते हैं, किसी दिन वो डिजी होकर कहीं गिर न पड़े। मुझे उनकी जो नाजुक जो तबीयत है उसकी बहुत परेशानी है। आपको भी पता है, सबको पता है कि ये एक सिवाय बद इंतजामी के और कुछ नहीं है। ये इससे पहले भी उन्होंने ये किया, अभी हाल ही में उन्होंने किया। आपको याद है कि जब कोविड इंतहा को छू रही थी और दुनिया में पेट्रोल जो है वो माइनस में चला गया था, आपको याद है? बिल्कुल याद है। उस वक्त सारी दुनिया ने जो है वो हेजिंग की और जो है वो अपने जखायर बनाए और इन्होंने कहा कि हम करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अब जो है वो हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? तो आज भी ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की जो है वो मशीनरी है, मुझे टीम बनाना आती है, मुझसे बेहतर किसी को नहीं पता कि टीम बनाना कैसे है और खिलाना कैसे है। तो वो 200 लोग किधर है? हाँ जी, मुझे बताए, सिवाय इसके कि आप काबीना के अंदर इजाफा करते चले जाएं। 53-54 जो है वो बना ली है कैबिनेट, और उसमें जो है वो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपकी वजारतें जो है वो रिवॉल्विंग डोर है। 4 वजीर खजाना आप बदल चुके हैं और अब और कितना बदलेंगे। जो साहब जिसने इदारती रिफॉर्म करना था ब्यूरोक्रेसी का, वो कल रात जो है वो चले गए। तो अब इस पर बंदा क्या करे? ये तो आप उनसे पूछे ना जो सिलेक्टर्स हैं और जो सिलेक्टेड हैं, वो बताएंगे कि जी वो इसका जिम्मेदार कौन है। वही है। देखिए जी, सस्ते ऑप्शंस मौजूद थे। मेरी आज माहिरीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि यही चीज जो है इससे आधी कीमत से भी कम जो है वो ली जा सकती थी। इसमें ताकीर हुई, ब्यूरोक्रेसी का भी कसूर है। वही कह रहे थे कि सिर्फ सियासी हुकूमत नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स ने भी नाअहली और ताखीरी हरबे जो होते हैं उनके वो किए, और सारी बात है वो एक गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं। और अब इससे जो नुकसान होगा, एक तो इससे नुकसान होगा पाकिस्तान को 1 से 2 अरब डॉलर का सालाना। पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान का प्रेशियस ज़र मुबादला जो है, यानी कि नाजरीन, 1 अरब डॉलर का मतलब होता है 150 अरब रुपए कम अज कम, 160 हो गया डॉलर, और उसका 320 यानी कि 150 से 300 अरब रुपए जो है पाकिस्तानी, वो उसका नुकसान होगा। ये मैं 300,000 अरब नहीं कर रहा, जो कि हमारे और बहुत से साथी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इस तरह की फिगर्स देते हैं, मैं इसको हाथ हौला ही रख रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि 150 से 300 अरब रुपए का नुकसान होगा, नंबर 1। और इसका जो LNG से पावर प्लांट्स जो है, जो पाकिस्तान में पावर जनरेशन होती है प्राइवेट सेक्टर में, सीधा उसके पास जाएगा। अगर इसमें हुकूमत ने उसको बर्डन शिफ्ट किया तो बिजली महंगी होगी। बिजली महंगी होगी तो आपको पता है कि उससे अवाम पे भी असर होता है, आपके कारोबार पे असर होता है, आपकी मैशत पे होता है। तो आपकी जो पैदावारी सलाहियत है, आपके जो मुल्क में इन्फ्लेशन है, वो एक ब्यूरोक्रेट्स और चंद एक जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं इस हुकूमत में, उनके ताखीरी और गैर संजीदा फैसलों की वजह से उसका खमियाजा सब भुगतेंगे। मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब सीरियस हैं, वो ऑडिट भी करवाना चाह रहे हैं वज़रा का, अगर वो अपने वादों पे कायम है, तो वो इसकी जो है 24 घंटे 48 घंटे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई बहुत पेचीदा बात नहीं, इसकी इंक्वायरी कराएं। इसमें कौन कौन लोग हैं जिनकी ताखीर से, जिनकी पॉलिसी से ये नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने उठाया, और वो उनको फारिग करें और एक रिवायत सेट करें। उसका जिक्र करते हैं बार बार, अल्लाह करे कि वो अपने बातों पे कायम भी रहें, अपने वादों पे कायम रहें। इसी उम्मीद के साथ खुदा हाफिज़, और कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुजम्मिल साहब, इफ्तिखार साहब, सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और हमारे नाजरीन जो हैं उनका भी शुक्रिया। बहुत सारे करारे कमेंट्स आए हैं, वो इंशाल्लाह उनके ऊपर कल परसों में बात करेंगे। खुदा हाफिज़ जी।
है।